चलिए पेज नंबर 41 पर देखिएगा, अगला जो टॉपिक हमें करना है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर तो फ्रिक्शन की एडवांटेजेस हैं और कहाँ कहाँ डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी मतलब कि हम उसको एडवांटेजेस हमको उसकी देखनी है। तो इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट दैट वी आर एबल टू वॉक। तो हम चल क्यों पाते हैं? फ्रिक्शन की वजह से ही चल पाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो रिएक्शन वाला फोर्स प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हमने अपना पैर आगे बढ़ाया चलने के लिए, तो हम इस तरह से फोर्स लगाकर हम अर्थ को पीछे पुश करने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम अर्थ को पीछे पुश करने की सोच भी ना सकते। अगर मान लीजिए हम पुश भी करते भी, तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारा पैर ही स्लिप हो जाता हमसे, तो हम चल ही नहीं पाते। तो ये तो इसकी एडवांटेज हुई। ऐसे ही दूसरा एडवांटेज देखें, द ब्रेक्स ऑफ अ व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो किसी भी व्हीकल के ब्रेक्स जो हैं वो भी काम नहीं करेंगे। ब्रेक्स लगते ही कहाँ पर हैं? ब्रेक्स लगते ही अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, जिस डायरेक्शन में व्हील घूम रहा होगा, जो ब्रेक्स हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। तो अगर फ्रिक्शन अगर ना होता तो आप कितना भी ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो, व्हील घूमता ही रहता। थर्ड देखें, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन आर एबल टू रोटेट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो बेल्ट एंड पुली कैसे? जैसे मान लीजिए हम अगर कभी आपने देखा हो कि कार का जो बोनट होता है उसके अंदर अगर आपने चेक किया हो, तो वहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा इंजन में ऐसे एक पुली लगी रहती है, उसके ऊपर एक रबर की बेल्ट लगी रहती है, और ये कनेक्टेड होती है उस एक्सल के साथ में जिस एक्सल से दोनों व्हील्स जुड़े होते हैं। तो वो मोटर घूमती है, उस मोटर के घूमने से ही एक्सल घूमता है तो व्हील घूमता है और गाड़ी चलती है। तो अगर सोचिएगा कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये जो रबर है, ये रबर की जो बेल्ट है, ये आपस में ही ऊपर ऊपर ऐसी गोल गोल घूमती रहती और वो गाड़ी आपकी चल नहीं पाती। फोर्थ देखिए, द टायर्स ऑफ अ व्हीकल आर मेड रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो टायर्स हैं, टायर्स अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकने हो जाएंगे, तो वो टायर्स जो हैं वो लगातार रोड पर घूमेंगे और स्लिप करते रहेंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो टायर्स को रफ इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि थोड़ा सा टायर रफ होंगे और थोड़ी सी सड़क की जो सरफेस है वो भी एकदम स्मूथ ऐसी नहीं होती जैसे फर्श होता है, तो वो भी क्या होती है, वो भी थोड़ी थोड़ी रफ होती है। तो रफ होती है तो इस वजह से होगा क्या कि जैसे ये टायर है तो ये इस तरह से घूमेगा, तो ये ऐसे फोर्स लगाएगा, तो जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसे, तो फ्रिक्शन इसको आगे, गाड़ी को आगे उल्टा बढ़ा देगा। ठीक है ना? तो ये आपका हुआ इसका दूसरा एडवांटेज। अगला देखिएगा, नेल्स एंड स्क्रूज जॉइन वेरियस वुडन पार्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो नेल्स एंड स्क्रूज, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ना होता तो आप जो भी कोई स्क्रू है उसको आप घुमाते रहते, वो कभी रुकता ही नहीं। तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही फाइनली इट कम्स टू अ स्टॉप। अगला देखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू राइट ऑन अ पेपर विद अ पेन और पेंसिल। तो अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ना होता तो आप लिखते ही चले जाते और आपका हाथ ऐसे फिसलता जाता। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर स्मूथ आप पेन ले लेंगे और बहुत ज़्यादा स्मूथ अगर पेपर होगा, तो अगर बटर पेपर आपने देखा हो तो बटर पेपर के ऊपर आप लिखने की कोशिश करो, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत दबाना पड़ता है, तब जाकर आप लिख पाते हो। अगर आप नॉर्मली फ्री हैंड से लिखने की कोशिश करोगे तो लिख नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्मूथ इतना होता है तो पेन का जो टिप है वो उस पर स्लिप हो जाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगला देखेंगे, फ्रिक्शन इज एन एवन। अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट देखिए, वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो मशीनरी का जो वियर एंड टीयर होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। अब अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्मूथ है कि वो फिसलती जा रही है, किसी एक पार्ट है मशीन का और वो दूसरे पार्ट के ऊपर ऐसे फिसलता जा रहा है लगातार, तो जब वो लगातार फिसलता जा रहा है तो तब तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि दो सरफेसेस हैं बहुत ज़्यादा रफ है, उस सरफेस को आप थोड़े टाइम तक रब करेंगे तो ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम तक अगर आप रब करेंगे तो होगा कि अल्टीमेटली उनके जो पार्ट्स हैं वो घिसेंगे तो मशीनरी पुरानी होगी, मशीनरी ख़राब होगी। ठीक है, देख लूँगा ये खराब हो गया। उसके बाद में सेकंड देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन एंड द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स डिक्रीजेस कंसिडरेबली। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। भाई सड़क होती है तो सड़क का जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करके ही तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है,
तो उसमें काफ़ी पावर वेस्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमको मोशन भी चाहिए, हमें एक जगह से आगे दूसरी जगह तक आगे चलना भी है, ट्रांसपोर्ट भी करना है। और जब हमको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए और हमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा चाहिए, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो पावर जो है वो वेस्ट होती है, काफ़ी पावर वेस्ट होती है। उसके बाद थर्ड देखिएगा, एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन प्रोड्यूसेस इनफ हीट एंड कॉजेज डैमेज टू द मशीनरी। एक्सेसिव हीट ये कब होती है, जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्ट्स हैं वो लगातार आपस में टकराते जा रहे हैं, टकराते जाते हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर पार्ट्स आपस में टकराएंगे तो वो जल्दी ख़राब होंगे और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही सोचिएगा कि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, ठीक है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं, बहुत श्रद्धालु जाते हैं लाइन से, और सब लाइन से घंटी बजाते रहते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ऐसा टाइम आ जाता है कि आगे जो और जो मतलब दर्शन करने जाते हैं लोग, वो घंटी बजा ही नहीं पाते, वो इतनी गर्म हो जाती है, क्योंकि टन 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 वो लगातार बजती रहती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो फिर उस प्रॉब्लम से ही छुटकारा पाने के लिए जो ज़्यादा बड़े मंदिर होंगे उसमें आप हमेशा देखेंगे कि जो घंटी होती है उसके नीचे एक रस्सी बंधी रहती है कि आप रस्सी से उसको ऐसे करके करिए, नहीं तो टच करेंगे तो वो हाथ गर्म लगेगा। क्योंकि जब भी कभी पार्ट्स आपस में टकराएंगे मेटल के, तो उसमें जो है हीट भी प्रोड्यूस होगी। चलिए जी, अगला देखते हैं मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को चेंज करने के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला मेथड देखिए, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कहाँ पर करा जाता है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो पार्ट्स होते हैं ना मशीनरी के, जिनको हम चाहते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करके मूव करें, तो वहाँ पर हम ज़्यादा ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिल में ऑयल यूज़ करते हैं, साइकिल का जो व्हील होता है उसके एक्सल में हम ऑयल डालते हैं ताकि वो स्मूथली मूव करे, ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े। तो पहला है बाई पॉलिशिंग द सरफेस, कि हमने सरफेस को पॉलिश कर दिया। दूसरा है बाई ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब हमने कुछ ग्रीस या कुछ मोबिल ऑयल वगैरह वो लगाया। अच्छा, थर्ड है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग जानते हैं क्या होता है? स्ट्रीम लाइनिंग नहीं, सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि हम मतलब एक बड़ी सी शीट है, आयरन की शीट है या किसी भी मेटल की शीट है, उस मेटल की शीट को लेकर अगर आप दौड़ते जा रहे हो या किसी गाड़ी के आगे आपने उसको लगा रखा है और वो गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो हम ये बोलते हैं कि एयर का रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मतलब एयर भी रोकती है, एयर भी रोकती है, तो उसको बोलते हैं कि फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। तो एरोप्लेन्स जो हैं, एरोप्लेन्स आगे से पॉइंटेड क्यों बनाए जाते हैं? आगे से पॉइंटेड इसी वजह से बनाए जाते हैं ताकि वो हवा को बीच में से काटते हुए और आगे बढ़ते चले जाए। तो आगे से वो नैरो होते हैं, आगे से नैरो पॉइंटेड इसी वजह से होते हैं ताकि आराम से एयर को वो काटते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। नहीं तो जितनी स्पीड से वो चलते हैं उतनी स्पीड से उनका मेटल ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। आप वैसे ही सोच लीजिए कि अगर आपने कोई बड़ी सी शीट ले रखी है, आप उस बड़ी सी शीट को आप ऐसे लेकर जा रहे हो, थोड़ी देर में आपको मतलब थकान होने लगेगी। और अगर वहीं पर आपके पास आयरन का कोई बड़ा सा पीस है लेकिन वो स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या है कि आगे से उसको नैरो कर देना और पीछे से उसको ब्रॉड कर देना, तब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब ये है कि ये एयर फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। अच्छा, फोर्थ है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। अब बॉल बियरिंग्स क्या होती है, जैसे ये तो वो एक्सल हो गया तो यहाँ पर स्पोक्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर टायर का रिम है और इसके ऊपर टायर है। इसके ऊपर टायर है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो एक्सल है ये तो बॉडी के किसी भी, कोई साइकिल है, कोई कार है, कोई बाइक है, उसके पार्ट्स में लगा हुआ है। तो इसके बीच में क्या है ना, इसके बीच में छोटी छोटी स्टील की बॉल्स डाल दी जाती हैं, स्टील की बॉल्स डाल दी जाती हैं और साथ में और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इसमें ऑयलिंग भी कर दी जाती है। तो होता क्या है कि जब भी कभी अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ है और उस बड़ा सा कंटेनर है और उस बड़े से कंटेनर को मूव करना है, ठीक है, तो आज भी ये बहुत बेसिक सा फंडा है, ये यूज़ करा जाता है कि सीधा अगर उसको खींचेंगे तो वो खींचेंगे, प्रॉब्लम आएगी है। या तो लिटा दो या फिर क्या करते हैं कि
वो बहुत मुश्किल काम है ना, थोड़ा सा उठाना पड़ता है, थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है। तो आज भी क्या करा जाता है, बड़े बड़े गोडाउन्स में कंचे, जानते हैं कंचे, कंचे यूज़ करे जाते हैं, कंचों को रख देते हैं, 2-3 कंचे, हल्का सा उसको इधर से उठाया, हल्का सा इधर से उठाया, नीचे कंचे डाल दिए, कंचे डालने के बाद उसको खिसकाते हैं तो वो आराम से रोल हो जाता है उसके ऊपर, फिर और 2-4 डाल देते हैं। नहीं भाई, इतनी तो जगह चाहिए होती है कंचे के लिए, ठीक है। तो अगर हैवी वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, तो कंचे डाल दिए जाते हैं, नहीं तो छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं। तो स्टील की बॉल्स अगर हैं तो स्टील की बॉल पर रोल करते हुए आराम से चला जाता है, कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसी का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर बॉल बियरिंग्स चाहिए होती है, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। ये जो पंखे हैं ना जो स्मूथली घूमते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता इसमें, इसमें भी तो मेटल पार्ट्स टकरा रहे होंगे अंदर, तो शोर शराबा इसी वजह से नहीं होता कि इनके अंदर भी बॉल बियरिंग्स होती हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कई बार पुराने पंखे होते हैं, आवाज़ आने लगती है, टक 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 ऐसी आवाज़ आने लगती है, तो उनका कोई बॉल बियरिंग जो है वो टूट गया है या घिस गया है, ख़राब हो गया ऐसा। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हम मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन क्या है? ट्रीडिंग द टायर्स, ट्रेडिंग नहीं ट्रीडिंग बोलते हैं इसको, ट्रीडिंग द टायर्स। अब ट्रीडिंग का मतलब क्या है? फिर टायर घिस गए हैं बहुत ज़्यादा, अब घिस गए हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कई बार जैसे अचानक से एक्सेलरेट करना पड़ता है तो कई बार टायर वहीं घूम जाते हैं, फिर झटके से एकदम गाड़ी आगे बढ़ती है, ऐसा हो जाता है। तो उनको रिट्रीट करा देते हैं। रिट्रीट का मतलब क्या है कि उन पर थोड़ा सा किसी चीज़ से कट लगवा कर और उन पर डिज़ाइन बनवा लिए जाते हैं। वो सिर्फ डिज़ाइन के लिए कोई फैशन नहीं है, वो जो डिज़ाइनिंग होती है ना, तो उसका भी प्रॉपर डिज़ाइन इंजीनियर होता है जो डिज़ाइन करता है जो टायर्स को। तो वो डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं कि उसके अंदर से हवा निकले और टायर्स को बीच बीच में कूल भी करता रहे, क्योंकि टायर्स लगातार सड़क पर चलते रहते हैं तो उससे भी हीट जनरेट होगी। तो जब टायर्स बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं तो उन पर छोटे छोटे कोई भी टायर का किसी शॉप पर जाए तो वो छोटे छोटे कट लगा देता है। तो वो कट लगाने से क्या होता है कि उस पर मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि भाई जगह बन जाती है फ्रिक्शन के लिए। अगला देखिएगा, सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक्स कवर्ड विद स्नो। तो जहाँ पर ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पर पूरी तरीके से स्नो ही स्नो या बर्फ़ ही बर्फ़ बिखर गई है तो वहाँ पर बड़ी फिसलन होती है, चला नहीं जाता। तो जब चला नहीं जाता तो उसके ऊपर रेत बिखेर दिया जाता है। तो रेत बिखेरने से क्या होता है कि वो उसके साथ मिक्स जो है होकर और थोड़ा सा हार्ड बना देता है उस सरफेस को। थर्ड देखिए, ऑन अ रेनी डे वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। तो जब रेनी डे हो जाता है और जहाँ पर कहीं पर भी कीचड़ वीचड़ हो रहा है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा सा रेत डाल देते हैं, ठीक है। अक्सर देखा है हमने, तो हमारी सोसाइटी के बाहर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, आजकल बन गई है सड़क, पर पहले बहुत टाइम से गड्ढे थे, अभी भी ऐसी ही बनी है, तो उस पर हम तो हर साल देखते हैं उस पर रेत ही डाल देते हैं। चलिए जी, अगला देखिएगा, अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 43 पर है। पुलिंग अ लॉन रोलर इज़ ईजियर देन टू पुश इट, इज़ ईजियर देन टू पुश इट। कभी किसी हम मॉल में जाते हैं या किसी शॉप पर जा रहे हैं, ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि जो शॉप्स होती हैं उन पर शटर पड़ा होता है, शटर होता है ना, सभी जगह ऐसे ही होता है। और आज से नहीं, न जाने कितने सालों से लोग शटर खोलते हैं दुकान वाले, ठीक है। लेकिन आजकल जो है दुकानें थोड़ी और ज़्यादा सुंदर बनाई जाती हैं, उसमें क्या करते हैं कि कांच का पूरा दरवाज़ा लगा दिया जाता है। तो जो कांच का दरवाज़ा होता है उसमें भले ही वो पुल लिख दें, लेकिन जितनी भी जनता आती है वो सबसे पहले उसको पुश ही करती है। क्यों? क्योंकि पुश करना थोड़ा सा आसान होता है। यहाँ पर है पुलिंग अ लॉन रोलर इज़ ईजियर देन टू पुश इट। तो यहाँ उल्टा है कि लॉन रोलर जो है, लॉन रोलर को पुल करना यानी कि खींचना आसान है लेकिन पुश करना मुश्किल है। हाँ, लॉन रोलर जैसे क्रिकेट का ग्राउंड कभी आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक छोटा सा, हाँ, वो पहले वो क्या करते हैं मिट्टी से, जब वो बहुत ख़राब हो जाती है तो मिट्टी को पहले से वो खुदाई करते हैं उसकी, फिर उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको प्लेन करने के लिए उस पर वो घुमाते हैं, फिर थोड़ा सा छिड़काव करते हैं, फिर उसको प्लेन करते हैं, फिर सूखने देते हैं, तो वो हार्ड हो जाती है सरफेस जो पिच होती है, बाउंस करते हैं। तो पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। तो आप ये देखिएगा कि एक लॉन रोलर को पुल करना आसान है देन टू पुश इट। तो जरा देखते हैं कैसे। पुल करने पर शायद फ्रिक्शन की फोर्स कम लगती होगी, तो इस वजह से शायद आसान होता होगा उसी चीज़ को प्रूव करना। ट्रायंगल लॉ को कैसे प्रूव करते हैं? क्या ट्रायंगल लॉ बता दूँगा, दोबारा बता दूँ। वेक्टर एडिशन वाला ट्रायंगल लॉ वही तो है, हेड टू टेल रूल। एक पैरेललोग्राम लॉ बताया था और एक ट्रायंगल लॉ बताया था।
करा नहीं क्या वो? मैं बताता हूँ सर। अच्छा, चलिए ठीक है, देख लेना कौन सा है। पहले ये करता हूँ मैं आगे कंटिन्यू। पुलिंग अ लॉन्ग रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। एक लॉन्ग रोलर को पुल करना आसान होता है पुश करने के कंपैरिजन में। सपोज अ फोर्स F is applied to pull a long roller of weight W as shown. If R is the normal reaction, then R plus F sin theta is equal to W। अब जरा देखिएगा क्या है ये एक लॉन्ग रोलर है, इस तरह से हमने बनाया कि यहाँ पर तो सरफेस है, इधर सरफेस है, ये हैंडल लगा हुआ है यहाँ पर, और इस केस में हमने फोर्स यहाँ पर लगा दी। फोर्स यहाँ पर लगा दी, इसका मतलब क्या है कि हम इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब ऐसे लग रही है फोर्स, तो फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं और लॉन्ग रोलर ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कुछ एंगल बना रहा होगा। तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये हो गया F cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा F sin थीटा। F cos थीटा और F sin थीटा। और इसी तरह जो है हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कैसा भी चल रहा हो, लेकिन उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और वेट उसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है W। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा, पूछ लेना। तो अब देखिएगा ये W इधर हो गया और इस तरफ फोर्स लग रही है, तो इस तरफ F के यानी कि क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू W हो जाएगा। हम ये कहेंगे वर्टिकली तो ये मूव नहीं कर रहा ना, वर्टिकली ये मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इधर वाला R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू W। R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू W। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए। R की वैल्यू क्या होगी? W माइनस F sin थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब ये R की वैल्यू क्यों निकालिए? ताकि मैं फोर्स निकाल सकूं काइनेटिक फ्रिक्शन में। देयरफॉर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगी? F के बोलेंगे इसको, म्यू के इंटू आर। म्यू के एज इट इज रहने दीजिए और आर क्या हो जाएगा? W माइनस F sin थीटा। ये जो म्यू के है ये है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये डिपेंड किस पर करता है? ये सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो म्यू के इंटू W माइनस F sin थीटा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या करेंगे? ये हमने फ्रिक्शन की फोर्स निकाली किसमें? जब हम पुल कर रहे थे। अब हम पुश करेंगे, तो ये तो हो गया पुलिंग वाला केस। अब पुशिंग वाला देख लेते हैं। तो पुशिंग वाले केस में
ऐसे कर लो। अब जो फोर्स है हम इस तरह से लगा रहे हैं यहाँ पर ऐसे फोर्स है। चलिए जी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर लास्ट अगर देखा जाए तो फोर्स इस तरह से लग रही है, तो इसका हॉरिजॉन्टल के साथ ये क्या एंगल बना रहा है, थीटा। ठीक है, ये थीटा हो गया, तो हमारा ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, एफ कॉस थीटा। और कॉस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दैट इज साइन थीटा, तो ये हो गया एफ साइन थीटा। दूसरा जो इसका वेट है ऑब्जेक्ट का वेट भी नीचे की तरफ ही लगता है, वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आर ऊपर की तरफ, यहाँ पर इसको बोल दीजिए आर डैश। और इस केस में भी क्योंकि मैं उसको उधर ही मूव करवा रहा हूँ, तो इस केस में भी आप जो है फ्रिक्शन की फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे, एफ के डैश हो जाएगा, ये एफ के डैश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द सेम रोलर एज शोन, और ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पर हम पुशिंग फोर्स, ये पुशिंग फोर्स होगी, देन आर डैश इज इक्वल टू W प्लस एफ साइन थीटा। तो जरा देखिएगा आर डैश इसमें क्या हो जाएगा, हमने देखा कि नॉर्मल रिएक्शन, ये भी नॉर्मल रिएक्शन ही है, वेट वगैरह सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आर जो है मैं आर ना लेकर आर डैश ले रहा हूँ क्योंकि मैं पुश वाला केस देख रहा हूँ, बात वही है नॉर्मल रिएक्शन। तो आर डैश इज इक्वल टू W प्लस एफ साइन थीटा। W और एफ साइन थीटा नीचे लग रहे हैं और ये ऊपर लग रहा है, तो दोनों को बैलेंस करेगा क्योंकि ऊपर नीचे वर्टिकली कोई इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आर डैश हो गया W प्लस एफ साइन थीटा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में भी देख लीजिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या हो जाएगा, एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के आर डैश, एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के आर डैश। म्यू के तो सेम रहने वाला है क्योंकि सरफेस तो सेम है, सरफेस पर डिपेंड करता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस पर डिपेंड करता है, तो म्यू के तो सेम रहने वाला है। और जो आर डैश है वो क्या है, W प्लस एफ साइन थीटा। अब जरा बता दो वैल्यू ज़्यादा कौन सी वाली होगी, फ्रिक्शन की फोर्स। इस केस में जब हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, तो पुशिंग वाले केस में फ्रिक्शन की फोर्स देख लो और पुलिंग वाले केस में फ्रिक्शन की फोर्स देख लो, और दोनों में अंतर देखो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी म्यू के है, इधर भी म्यू के है, यहाँ पर भी W है, यहाँ पर भी W है, इधर भी एफ साइन थीटा, इधर भी एफ साइन थीटा, बस उसमें माइनस हो रहा है और इसमें ऐड हो रहा है। तो अगर दो जो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही है तो बड़ी टर्म बना रही है, ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो छोटी टर्म बना रही है। तो कुल मिलाकर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पर कम होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहाँ कम होगा वहीं तो हमें मोशन में आसानी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जहाँ पर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हमें मूव कराने के लिए, रोलर को मूव कराने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है, तब हम आगे चल पाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों केस में थीटा सेम लिया है कि जितने एंगल से हम उसको पुश कर रहे थे उतने ही एंगल से हम पुल कर रहे हैं। ऐसा कोई थीटा हो सकता है इसमें ये ऑपोजिट होता है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू 270 में माइनस में आती है, तो अगर थीटा 270 होता तो ये तो रिवर्स होता। नहीं, हमने ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक काम करा कि हमने मोशन सेम डायरेक्शन में करवाया, इधर भी पुल करके इधर खींच रहे हैं और इधर भी पुश करा कर इधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक केस में एफ साइन थीटा ऊपर जा रहा है और एक केस में एफ साइन थीटा नीचे जा रहा है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता तो हमारा एफ कॉस थीटा इधर हो जाता, ठीक है ना, और फिर वो एंगल से भी फर्क पड़ सकता था। ये है चक्कर सारा। या कुछ और पूछना चाह रहे हो? इससे यूनिवर्सल कह सकते हैं, मतलब हर थीटा पे ये सेम होगा, हर थीटा पर सेम होगा, लेकिन थीटा दोनों केस में सेम होनी चाहिए। दोनों केस अगर हम थीटा 270 से थे 270 डिग्री से थे तो उस केस में माइनस में आता है 270 पे ना, पता है क्या, 270 पर मूव नहीं कर पाएगा, हाँ है ना। 270 फिर आप समझ लो कि कितना एंगल ऐसा हो जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे करके और नीचे पुश करें तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा ऑब्लिक एंगल बनाना ही पड़ेगा मूव कराने के लिए। चलिए जी, अब वही है पेज नंबर 44 पर देखिएगा कि कंपेयरिंग 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करके वी फाइंड दैट एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के डैश जो है ये वाला फोर्स इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो इसका मतलब पुशिंग टफ है पुलिंग के कंपेरिजन में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी छोटा सा ही आसान है, सेंट्रीपिटल फोर्स देखिएगा। अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक स्ट्रिंग लिया, कोई धागा लिया और उस पर पत्थर बांध दिया,
और उसको ऐसे 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 घुमाते जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हाथ में दर्द होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने हाथ से ही एक फोर्स लगा रखी है जो उसको अंदर की तरफ खींचे हुए है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घूमने देती है और उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच कर रखती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो बाहर की तरफ उसको ले जाने की कोशिश करती है। तो दोनों में बैलेंस बना रहता है। तो देखिएगा इस डायग्राम में भी ऐसे ही समझा रखा है, मैं बता रहा हूँ। जिस स्टोन को हमने स्ट्रिंग से बांध रखा है वो हमने उसकी 4 अलग अलग लोकेशंस दिखा, एक बार इधर है वो, एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है। तो ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है जो कि टेंजेंशियल होती है। इधर आए तो इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ लगेगी? सेंटर की तरफ लगेगी, ऐसे ऐसे। तो जैसे हमने हाथ में एक स्ट्रिंग लेकर उसके कॉर्नर पर हमने कोई स्टोन मारकर और घुमाते जा रहे हैं, तो हमारा वो हाथ ही है जो फोर्स लगा रहा है उसको अंदर की तरफ रोके हुए बनाए हुए है। छोड़ देंगे तो जिस जिस जगह पर हमने छोड़ा वो उसी जगह टेंजेंशियली सीधा वो पत्थर चला जाएगा। तो सच अ बॉडी अंडरगोज एन एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट्स रेडियली इनवर्ट्स। रेडियली इनवर्ट्स मतलब रेडियस की तरफ अंदर की तरफ आती है ना। रेडियली इनवर्ट्स मतलब रेडियस वाली लाइन पर अंदर की तरफ आती है। जो हम धागा घुमा रहे हैं बेसिकली धागा रेडियस ही तो है उस सर्कुलर पाथ का। तो और ये जो सच अ बॉडी अंडरगोज एन एक्सेलरेशन व्हिच एक्ट्स रेडियली इनवर्ट्स, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इज गिवन एज a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद हम ये कहेंगे कि v की वैल्यू जो है वो r ओमेगा होती है। जो लीनियर वेलोसिटी होती है और उसको एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर करें तो उसकी वैल्यू r ओमेगा होती है, r ओमेगा अपॉन r का होल स्क्वायर। हालांकि मैं रोटेशनल मोशन वाले में इसको और डिटेल से करेंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक r से r कट गया। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? r ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया r ओमेगा स्क्वायर, where v is linear velocity of the body, omega is angular velocity of the body and r is radius of the circular path. By Newton's second law of motion, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि F is equal to mass into acceleration। बस आप या तो इसको कहते हैं v स्क्वायर अपॉन r। तो अगर इसी एक्सेलरेशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर इसी में मैंने मास को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बोल दो या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, ये बचा है हमारा। इसमें बैंकिंग ऑफ रोड वाला एक टॉपिक बचा हुआ है, बस ये 2 टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल शाम को वही अपना 4:30 बजे क्लास होगी। हाँ जितने लेंगे हो गया सर। हाँ क्या चेंज? टाइम। अच्छा हाँ, वो तुमने बताया तो था। थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, कोई कल से हो गया। सर वो अमाउंट बैलेंस का 200 रुपीज़। हाँ